नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल ध्यानी एक्स पर्सन और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ई गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि अगर हम YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं या WhatsApp पे मैसेज करते हैं तो वही आपकी IT लिटरेसी डिजिटल साक्षरता नहीं होगा। जब हम गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटी दी गई है, जो भी सर्विसेज हमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो फैसिलिटी है वो हम ले सकते हैं घर बैठे, तो तभी हम सही मायने में IT लिटरेसी और ई गवर्नेंस का जो मुद्दा है वो साकार होगा और इसको ही हम अपने जो जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि ई गवर्नेंस से हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं और कैसे हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं, जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या सर्विसेज जो हम ऑनलाइन घर बैठे यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इंटरनेट यूज़ करता है और गवर्नमेंट की सर्विसेज की सेवा जो लेना चाहता है। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आपका ई गवर्नेंस क्या होता है और उसकी क्या यहाँ पे फैसिलिटी है, क्या कॉन्सेप्ट है। ई गवर्नेंस मीन्स होता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मीन्स क्या होता है कि जब सरकार अपनी जो उनकी सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, अपने यहाँ के नागरिकों को ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो नागरिक होते हैं उनकी समय की बचत होती है, साथ साथ में पैसे की बचत होती है और साथ साथ में वो डिजिटल साक्षरता की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं। तो इसे होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नेंस आपका हो गया प्रशासन। सबसे अच्छी बात इसकी यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट के जरिए घर बैठे आप यहाँ पे जो सरकार की सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में जो आपकी शिकायतें होती हैं उस सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी आप उसमें ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था आपका NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस यहाँ पे प्रोग्राम था, योजना थी, वो 2006 से ही कार्यरत यहाँ पे है और अभी तक इसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है, क्योंकि अभी तक भी हर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ई गवर्नेंस से नहीं जुड़ पाई है। धीरे धीरे ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आगे ई गवर्नेंस के क्या उद्देश्य है यहाँ पे, जब आप कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जब अपनी सुविधाएं अपने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कराती हैं, तो उस सरकार को गुड गवर्नेंस कहा जाता है, मतलब अच्छा शासन माना जाता है उस सरकार की। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें दूसरा यहाँ पे सरकार और आम जनता के बीच अच्छी तरह संवाद होता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है सरकार और आदमियों के बीच, जो नागरिकों के बीच, वो यहाँ पे अच्छी तरह से होता है, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बीच में कोई भी एजेंट नहीं होने से आपके टाइम की भी उसमें बचत होती है। सरकार को ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम का फीडबैक दे सकते हैं। इसमें आप क्या क्या अपने फीडबैक, जो आपकी शिकायत हैं, आपकी ग्रीवेंस है, वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम जो आपकी होंगी वो यहाँ पे ऑनलाइन आप दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है और आप उसको जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें देते भी होंगे ऑफलाइन, तो वो जो उससे जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पर जब आप ऑनलाइन ई गवर्नेंस से अपनी जो शिकायतें हैं वो ऑनलाइन आप दर्ज करते हैं, तो वो ज़रूरी उससे जिम्मेदार जो भी वहाँ पे अफसर होंगे वहाँ तक जरूर पहुँच पाती है। अगला पॉइंट है आपके यहाँ पे शासन के निर्णयों में सुधार लाया जा सके। अब ये कोई जरूरी नहीं होता है कि सरकार ने जो भी योजना बना रखी है वो योजना बिल्कुल सही स्तर पे होगी और वो योजना है बिल्कुल जो नागरिक है उनके भविष्य के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए अच्छी होती है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, तो जब सरकार उन योजनाओं को, उन सर्विसेसों को ऑनलाइन डालती है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं और अपना सुझाव गवर्नमेंट को दे सकते हैं उस सर्विस के रिगार्डिंग। जब कोई भी सर्विस आपको टाइम पे मिलेगी,
आपकी पैसे की बचत होगी, दर्शित जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी उसमें बरकरार रहेगी। तो जो सरकार है वो नागरिकों का विश्वास जीतती है वहाँ पे, और उसी को ही आपका गुड गवर्नेंस कहा जाता है। आम जनता के लिए अच्छी और बेहतर सेवाएं प्रदान करना ये ई गवर्नेंस का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य माना जाता है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, जब आप ऑफलाइन कोई भी सर्विस ऑफिसों में लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको आपको पैसे भी देने पड़ते हैं अपना काम कराने के लिए। तो ई गवर्नेंस का मुद्दा यहाँ पे उद्देश्य ये भी बनता है कि भ्रष्टाचार को हमें कंट्रोल करना है, ताकि जो नागरिक है उनको जो सुविधाएं हैं वो टाइम पे मिले, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए। जो फिक्स रेट किए गए होंगे कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए वही आपको पेड करने हैं ऑनलाइन, उसके अलावा आपको कोई भी पैसे पेड नहीं करने हैं। व्यापारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को सीधे सरकार से जोड़ना, ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो आपका सिटीजन के लिए नहीं है, मतलब इसको बोला जाता है G2C, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए भी ये यहाँ पे जोड़ा गया, और गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए भी यहाँ पे ई गवर्नेंस की फैसिलिटी की गई है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें जो अगर गवर्नमेंट टू सिटीजन होंगे उनके लिए क्या फैसिलिटी यहाँ पे है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस से कैसे फ़ायदा पहुँचा जा सकता है, साथ ही साथ बिजनेस में इसके क्या मायने हैं। अगला है लोगों को डिजिटल बनाने में मदद करना। जब हम नागरिक ई गवर्नेंस की सहायता से गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उनको जान पाएंगे, उनके बारे में हम नॉलेज रखेंगे और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहेंगे, तो हमें क्या होगा, आईटी लिटरेसी, डिजिटल जो साक्षरता है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा हमारे कामों में। सरकारों को जल्दी से जल्दी जो समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करना, ये भी आपका ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन कोई भी आपको रिपोर्ट चाहिए होती है या एप्लीकेशन चाहिए होता है, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, टाइम लग जाता है आपकी जो सर्टिफिकेट मिलने में या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य यहाँ पे है कि आपकी समय की बचत हो, नागरिकों की समय की यहाँ पे बचत हो। शासन दक्षता में इम्प्रूवमेंट करना, शासन दक्षता जो गवर्नमेंट, पहले आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसों में कई ऐसे लोग रहते थे जो कोई भी काम करते थे तो बहुत ढीले ढाले ढंग से वो काम करते थे, पर जब ई गवर्नेंस से वो चीज़ें जुड़ेंगी, कंप्यूटर से जुड़ेंगी, इंटरनेट से जुड़ेंगी, तो सरकार में जो भी लोग वहाँ पे ऑफिसों में बैठे हुए हैं वो भी उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, उस चीज़ का नॉलेज रखेंगे और उनको साथ साथ में उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो शासन का जो स्तर है उसमें भी दक्षता होगा, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। सूचनाओं द्वारा लोगों को सशक्त करना, जब आपको कोई भी चीज़ की नॉलेज होती है तो आप 4 आदमियों के सामने कोई लेक्चर दे सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं जिस चीज़ के बारे में वहाँ पे डिस्कस हो रहा होता है। तो जब आप ई गवर्नेंस से, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से शासन की जो सर्विस है उनके बारे में जान सकते हैं, तो साथ ही साथ आपके अंदर एक अवेयरनेस आती है और लोगों को, जो आपके आस पड़ोस लोग हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, टाइप ऑफ गवर्नेंस आपको जैसे मैंने पहले बताया, आपका यहाँ पे G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन है, यहाँ पे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइज है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये सर्विसेज यहाँ पे ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन है, टाइप है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन यहाँ पे है, आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, अगर इसके बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका ई गवर्नेंस की फैसिलिटी ली जा सकती है, हॉस्पिटल के फील्ड में ली जा सकती है, एजुकेशन के फील्ड में ली जा सकती है, और आपका ऑनलाइन जॉब पोर्टल में भी इसकी ई गवर्नेंस की हेल्प ली जा सकती है, ऑनलाइन जॉब सर्च करने में, एजुकेशन के मामले में। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की बात करें तो ई लर्निंग मेथड यहाँ पे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डिजिटल लाइब्रेरी भी उपलब्ध है हमारे इंटरनेट के ऊपर,
तो उसमें ई लर्निंग मेथड भी यहाँ पे हैं। एनसीईआरटी की बुक वगैरह आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ई लर्निंग मेथड यहाँ पे आ जाता है आपका। अगर हम और बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की, तो ई टैक्सेशन आप दे सकते हैं ऑनलाइन। और लाइसेंस बहुत चीज़ों के लिए होते हैं, होटल वगैरह हो गया, बार के लिए हो गया, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो भी आप ई गवर्नेंस के माध्यम से घर बैठे ले सकते हैं। उसमें अपना टाइम की बचत होगी और आपको जो बीच में फ्रॉड होते हैं, दलाल होते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा, आपके पैसे की बचत होती है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये भी ई गवर्नेंस का मुद्दा होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। जब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइव, जो आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, वो आपका लाइव फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑफ रिपोर्ट एंड पेपर वर्क आ जाता है। आपका सेक्रेटरीट और ई पुलिस और आपका ई कोर्ट आ जाता है। आपने ई इलेक्ट्रॉनिक पुलिस, आप जब ऐप भी होगा यहाँ पे, बहुत सभी ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका पुलिस का भी ई पुलिस में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ से आप अपनी FIR जो आप रिपोर्ट दर्ज करते हैं, तो वहाँ पे भी आप दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी चीज़ से कहीं भी भ्रष्टाचार वगैरह लगता है, तो आप अपनी विजिलेंस रिपोर्ट भी वहाँ पे दायर की जा सकती है किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, साथ ही साथ आप ई कोर्ट में आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन कोर्ट भी चलते हैं, और ऑनलाइन कोर्ट से आप जो लाइव वहाँ पे कोर्ट में चल रहा होता है कोई भी केस के ऊपर डिस्कशन, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे कोर्ट के ऊपर। और साथ ही साथ जो उसकी कोई भी पिटीशन निकलता है या उसका रिजल्ट निकलता है, उसका क्या ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ में उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। ऑफ ई गवर्नेंस के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले आपका है यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन। इसमें क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है आपका, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन होता है इसमें, क्योंकि जब आप ऑफलाइन जाते हैं आप ऑफिसों के लिए, तो आपको ट्रांसपोर्ट का भी पैसे देने पड़ते हैं। पर जब आप घर से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच जाता है, और आपको जो बीच में दलाल वगैरह होते हैं उनको पैसे नहीं देने पड़ते अपने काम के लिए, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन है, आपके पैसे की बचत होती है। ग्रेटर कन्वीनियंस है, क्योंकि आपका ऑफलाइन आप जाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, और कई जगह ऐसी हैं वहाँ पे आपको जो ट्रांसपोर्ट है, वो गाड़ी वगैरह है, वो भी आपको टाइम पे नहीं मिल पाती है। तो आपका यहाँ पे आपका ये फ़ायदा भी यहाँ पे हो जाता है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट का उद्देश्य ही गवर्नेंस का ये भी है यहाँ पे कि इंक्रीज करना है, आपका ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है, ताकि जो भ्रष्टाचार है बीच में से, और नागरिकों को जो सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है वो भी वहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी किया जा सके, आपका पारदर्शिता से किया जा सके। लेस करप्शन को कम किया जाना, ये भी आपका ई गवर्नेंस का इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है। और रेवेन्यू ग्रोथ गवर्नमेंट की इससे बढ़ती है, क्योंकि जो बीच में भी जितने भी दलाल होते हैं वो वहाँ से उनको पैसे देने नहीं पड़ते, आपको डायरेक्ट जो भी पैसा होता है वो आपका गवर्नमेंट के पास ही जाता है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ भी होती है यहाँ पे गवर्नमेंट की। ई गवर्नेंस के जो स्कोप है वो आप देख सकते हैं, जैसे एक सर्कल चलता है आपका जो हमारा लाइफ सर्कल है, वो कैसे काम करता है। आप एक बच्चे का जन्म होता है, और जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है और उसकी मृत्यु होती है, तब पूरा हमारा एक जो लाइफ सर्किल है वो चलता है। वैसे ही ई गवर्नेंस का जो फैसिलिटी है वो हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे चाइल्ड की बात करें तो आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं और हेल्थ केयर की सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई लर्निंग और एग्जामिनेशन रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपको पता होगा शायद, जब आप पहाड़ी एरिया की अगर मैं बात करूं, जब रिजल्ट निकलते थे तो कुछ गांव के लोग रिजल्ट के लिए जाते थे वहां पे, और एक पूरा रिजल्ट जो आता था वहां पे
गवर्नमेंट पेपरों का वो लेके आते थे और घर में हर किसी का जिसका भी रिजल्ट होता था तो उससे 2 रुपये 5 रुपये लेते थे और उसके बाद रिजल्ट बताया जाता था। पर आजकल इतना ईजिली हो गया है कि आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर से ही नेट की सुविधा द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अपना रिजल्ट ऑनलाइन घर में ही देख सकते हैं। तो सभी को जो ई गवर्नेंस है उसकी फैसिलिटी का यूज़ करना चाहिए और आपका अगल बगल जो भी जानने वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उस चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए आपको, ताकि उनके समय और पैसे की दोनों की बचत हो सके। अगर फैमिली मेम्बर की बात करूँ यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर जो किसान है वो एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करूँ तो भूलेख जो यहाँ पे पोर्टल है वहाँ से आप अपने खाता खतौनी से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जब कोई आप ज़मीन के आप लेते हैं या बेचते हैं तो आप ये भी चेक कर पाएंगे यहाँ पे कि क्या वो ज़मीन जिससे मैं ले रहा हूँ वो लैंड क्या उसी व्यक्ति की है या किसी और की है। तो ऑनलाइन आप ये खाता खतौनी भी चेक कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टैक्सेस आप जमा कर सकते हैं। यूटिलिटी सर्विस भी ले सकते हैं और म्यूनसिपैलिटी की जो सर्विस होती हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड एज की अगर बात करें तो पेंशन से रिलेटेड ई गवर्नेंस यहाँ पे इंश्योरेंस का है, हेल्थ केयर का है आपका, और डेथ सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे बहुत से आपने हर चीज़ के जो फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं। वैसे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ई गवर्नेंस में वो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है बजट। जो बजट का इशू है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बजट ही सही नहीं होगा ई गवर्नेंस के लिए गाँव में शहरों में, तो उससे क्या होता है हमारा ई गवर्नेंस का जो सपना है, जो मुद्दा है, उसमें क्या होता है परेशानी होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बजट आपका सही होना चाहिए ई गवर्नेंस के लिए सरकार द्वारा। दूसरा आपका पुअर आईटी लिटरेसी, जो लोगों का डिजिटल यहाँ पे लोगों को डिजिटल बनाने का सपना है, अगर वो कमज़ोर होगा तो यहाँ पे ई गवर्नेंस की जो फैसिलिटी है वो लेने में, उसकी सुविधा लेने में लोगों को, नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे मोबाइल चलाना, लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता होगा तो यहाँ पे आप आईटी लिटरेसी जो आपका साक्षरता है आईटी से रिलेटेड वो आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं या व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करते हैं तो आईटी लिटरेसी का मीनिंग ये नहीं होता है। आईटी लिटरेसी का मीनिंग होता है कि जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं या कहीं भी कोई सर्विस है, आप उसकी जानकारी अगर रखते हैं या अपने पड़ोसियों को, आपके जानने वालों को उन सर्विसेज के बारे में आप अवगत कराते हैं तो सही मायने में आपकी आईटी लिटरेसी तभी मानी जाएगी। नंबर अगला पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस का, कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण इलाके हैं आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रामीण इलाके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि ई गवर्नेंस का सपना तभी पूरा होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनको यूज़ कर पाएंगे, उसको सही से चार्ज कर पाएंगे। तो लाइट की कमी से आप उनको चार्ज नहीं कर पाएंगे तो उसको आप यूज़ कैसे करेंगे। तो ये लिमिटेशन है आपका ई गवर्नेंस का कि लाइट की प्रॉब्लम गाँव में भी रहती है और इसमें सुधार भी होना चाहिए। करप्शन, ई गवर्नेंस का जो सबसे बीच में जो रोड़ा होता है, प्रॉब्लम होती है, वो आपका करप्शन होता है कि लोग यहाँ पे इस चीज़ में करप्शन करते हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं उनको क्या करेंगे, सही टाइम पे उसको प्रोवाइड ना करके उसमें कुछ ना कुछ उसमें बीच में हर्डल डाल देंगे, प्रॉब्लम डाल देंगे, परेशानी डाल देंगे ताकि आप उनको पैसे दें और तभी वो आगे काम कर सकें। आपने ऑफिसों में भी देखा होगा कि जब आपने पैसे देंगे कोई काम के लिए तो आपका काम जल्दी हो जाता है, और अगर आपने कुछ वहाँ पे इस चीज़ के बारे में नहीं बोला तो आपका काम लेट में होता है। और ज़्यादातर कम से कम 80% ऑफिसों में आजकल यही काम चल रहा है। तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारी गरीबी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है वो करप्शन की है। अगर भ्रष्टाचार, कोई भी सरकार अगर ईमानदार टॉलरेंस की बात करती है यहाँ पे, तो सबसे पहले उसको भ्रष्टाचार कम करना चाहिए अपने राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा आपका करप्शन के ऊपर सबसे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्राइवेसी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि
जैसे जैसे गवर्नमेंट कोई भी वेबसाइट ओपन डेवलप करती है, बनाती है लोगों को, नागरिकों को सुविधा देने के लिए, वैसे ही जो हैकर होते हैं जो हमारा डाटा चोरी करते हैं और उसको अच्छे दामों पे अदर कंट्री में बेचते हैं। क्योंकि हमारी जो हमारा डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है मोबाइल में, आपके लैपटॉपों में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हैकर्स उस डाटा को चोरी करने के लिए सेम टू सेम वेबसाइट और उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके उसको चेंज कर देते हैं और आप उसमें अपनी इम्पोर्टेंट एंट्रियाँ डाल देते हैं। और कई तरीके से वो तो कई जगह आपको पता भी नहीं चल पाता और वहाँ पे पेमेंट भी कर लेते हैं आप। ऑनलाइन सर्विसेज, आप कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से देने के लिए आपको पता भी नहीं चलता ये फ्रॉड साइट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ समझनी है कि ताकि आप इस फ्रॉड से बच सके, और सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी प्रारंभिक जो कदम है, जो फर्स्ट स्टेज थे इनको, उनके बारे में अगर जाने तो 1970 में इलेक्ट्रॉनिक जो विभाग जो ओपन किया गया था, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट कदम था ई गवर्नेंस के ऊपर। 1977 में आपका जो नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर था, आपका सूचना विज्ञान केंद्र, वो इस ई गवर्नेंस के उद्देश्य में एक दूसरा बड़ा कदम था। और 1987 में आपका NIC-NET राष्ट्रीय उपग्रह आधारित जो कंप्यूटर नेटवर्क था, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कदम थे। ये तीन आपके इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस के ऊपर। भारत में अगर ये बात करें, ई गवर्नेंस की जो उत्पत्ति वो 1970 में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था आपका सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ये आपका चुनाव जो इलेक्शन थे, मतगणना और कर प्रशासन का जो डाटा, उनका जो डाटा था उसको एकत्रित करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए आपका ई गवर्नेंस की उत्पत्ति की गई थी। और जो ई गवर्नेंस है आपका, वो आपके अंडर आता आपका मेटी के, जिसको MEITY मेटी बोला जाता है। उसका फुल फॉर्म एब्रीविएशन हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे ई सर्विस जो पोर्टल है, जिसको अपनी सरकार बोला जाता है, अपनी सरकार इसको बोला जाता है, वो वहाँ से आप आपका ई गवर्नेंस की जो सर्विसेज हैं, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका खतौनी हो गया, ये सब सर्विसेज आप अपनी अपनी सरकार पोर्टल है उत्तराखंड की ई सर्विसेज, उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। डिजिटल साक्षरता की अगर बात करें, डिजिटल इंडिया के 9 पिलर थे, ठीक है। कितने पिलर थे यहाँ पे? 9 पिलर थे। और उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले था आपका यहाँ पे ब्रॉडबैंड, उसके बाद आपका पब्लिक इंटरनेट, फिर आपका था उसके बाद इंफॉर्मेशन, अर्ली हार्वेस्ट, यूनिवर्सल एक्सेस, IT फॉर जॉब्स, ई क्रांति, ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे था। और अगर मैं आपका डिजिटल इंडिया के 9 पिलर की बात करूं तो उसमें जो चौथा पिलर था, वो आपका चौथा पिलर भी ही आपका ई गवर्नेंस का था यहाँ पे। और उसके जो स्तंभ थे, पिलर थे जो ई गवर्नेंस के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 4 पिलर हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पहला है आपका पीपुल, जो लोग हैं, जो लोग हैं, वो सबसे बड़ा पिलर है, स्तंभ है आपका ई गवर्नेंस का। क्योंकि ई गवर्नेंस की जो सर्विसेज हैं, वो जो ई गवर्नेंस की सर्विसेज है वो लोगों के लिए बनाई गई है, नागरिकों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो अगर यहाँ पे पीपुल, लोग ही नहीं होंगे तो ई गवर्नेंस का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है वो आपका यहाँ पे लोग होता है। नंबर 2 की बात करें तो प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है पूरा आपके अप्लाई करने से लेकर और आपके जो शिकायतें हैं वो दर्ज करने से लेकर और उसका जो समाधान होने तक, ये जो प्रोसेस है ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे स्तंभ होता है, पिलर है ई गवर्नेंस का। तीसरा आपका टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो यहाँ पे आपका ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो फेल हो जाएगा। संसाधन, जो सोर्स हैं, अगर आपके पास संसाधन ही नहीं होंगे इस चीज़ के बारे में, इंटरनेट नहीं होगा, आपके पास जो उपकरण है, डिवाइस हैं जिससे आप ई गवर्नेंस की सर्विसेज ले सके, वो ही नहीं होंगे, तो इसमें क्या होगा, ई गवर्नेंस का मुद्दा फेल होने के कगार पे होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर हो जाते हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस से के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हैं जो ई गवर्नेंस के माध्यम से आप घर बैठे ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप
पैन कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, अपने नाम वगैरह में करेक्शन भी कर सकते हैं, एड्रेस में भी कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ट्रेन टिकट के बारे में आप चेक कर सकते हैं और अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। वोटर आई कार्ड के बारे में यहाँ पे चेक किया जा सकता है। डिजिटल लॉकर का यहाँ पे किया जा सकता है आपका। और स्पीड स्पीड पोस्ट के बारे में आप चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड संबंधी डिटेल भी आप यहाँ पे चेक किया जा सकता है। कुछ वेबसाइट मैंने यहाँ पे रखी हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं और इससे आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल जो आपका https://e-services.uk.gov.in, आपने इस चीज़ का ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप सर्विस ओपन करें तो उसके आगे आपका https होना चाहिए लिखा, या वहाँ पर एक आपका लॉक का निशान बना होना चाहिए, और वो भी ऐसे बंद टाइप में, एक ताला होना चाहिए और बंद में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बंद टाइप में होना चाहिए। HTTPS क्या होता है? यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ऐसे होता है सिक्योर। तो कोई भी नेट पे जब कोई सर्विस का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, एक प्रोटोकॉल के थ्रू। प्रोटोकॉल मीन्स होता है एक रूल के थ्रू यहाँ पे डाटा को भेजा जाता है और उसको रिसीव किया जाता है। सेंड और रिसीव जो होता है डाटा, वो एक प्रोटोकॉल रूल की तरफ होता है। और इसके आगे जो एस लिखा हुआ है, एस का मीनिंग होता है यहाँ पे सिक्योर। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे सिक्योर, कि आपका डाटा जो भी आप इस चीज़ में, इस वेबसाइट में सर्च करेंगे या उसमें फीड करेंगे, अपना डाटा उसमें एंट्री करेंगे, वो डाटा सिक्योर रहेगा। और डायरेक्ट जो वेबसाइट है उसका जो सर्वर है, जहाँ पर भी उसका सर्वर होगा वहीं वो डाटा सेव होगा, उसके अलावा कहीं भी वो डाटा बीच में लीक नहीं हो सकता है। तो इसका मीनिंग आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हैकर सेम टू सेम वेबसाइट बना देंगे। जैसे यहाँ पे आपका e-services.uk.gov.in है, यहाँ पे वो डबल ई कर देगा, या तो वो यहाँ पे कर देगा डबल ई और सर्विसेज, और या तो यहाँ पे ई सर्विसेज करके और यहाँ पे डबल एस कर देगा। तो आपको इतनी सी छोटी सी मिस्टेक आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, आप पेमेंट भी कर चुके होंगे। तो चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, कोई वेबसाइट ओपन करेंगे HTTPS उसके साथ ज़रूर लिखा होना चाहिए। दूसरा, आप ऑनलाइन आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए भी यहाँ पे मैंने वेबसाइट दे रखी है आपको, और आप इसको नोट कर सकते हैं सेम टू सेम। ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मतदाता कार्ड के लिए भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पे है आपका ऑनलाइन शासनादेश परिषादेश जो है आपका ukpanchayat.org। इसमें पंचायत से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर रिलीज़ किए जाते हैं, कोई भी आदेश इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका, वो इसमें यहाँ पे होते हैं। तो उस वेबसाइट से पंचायत से रिलेटेड जितने भी चाहे क्षेत्र पंचायत, आपका जिला पंचायत प्रधान वगैरह होते हैं, तो इसमें से चेक किया जा सकता है। और ग्रामीणों के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमारे जो पंचायत है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या हो सकते हैं। तो हर ग्रामीण इसको चेक कर सकता है। अगर वो जागरूक होंगे तो कोई भी जो उनके साथ भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, जब नॉलेज होता है तो आप उस भ्रष्टाचार को भी रोक सकते हैं। ऑनलाइन खाता खतौनी अगर चेक करना हो आपको, तो उत्तराखंड में आपका भूलेख है, वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग यहाँ पे होगा। तो आप अगर सर्च करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ऑनलाइन खाता खतौनी और स्टेट का नाम लिख सकते हैं, तो उससे भी आपको वेबसाइट पता चल जाएगी। ऑनलाइन न्यायालय के बारे में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के बारे में चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग किया जा सकता है। ऑनलाइन मनरेगा का आवेदन यहाँ पे किया जा सकता है। आयकर रिटर्न फिलिंग भी आप कर सकते हैं। और मतदाता सूची जो आपका वोटर लिस्ट है उसमें भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन स्पीड पोस्ट का भी चेक किया जा सकता है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं,
तो ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं, तो 1 से लेकर 12वीं तक, 1 से लेकर 12 तक जो बुकें हैं वो आप इस वेबसाइट से ncrt.nic.in textbook.phpt से आप चेक कर सकते हैं, और इसमें पूरी बुक पे आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट जो सपोज मैथ का है तो उसका चैप्टर वाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डिजी लॉकर की भी यहाँ पे फैसिलिटी ली जा सकती है। ऑनलाइन डिजी लॉकर यहाँ पे होता है डिजी लॉकर का कि गवर्नमेंट डिजी लॉकर में आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके आधार से लिंक है वो उसमें आधार से आप वहाँ पे आधार से ओपन करेंगे तो वहाँ पे अपलोड होके आ जाते हैं। और कहीं पे भी आप कहीं पे अपने गाड़ी व्हीकल लेके जाते हैं तो पुलिस का जब चेक करती है तो वो ऐप से आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, वो भी वैलिड माने जाते हैं। फिजिकली आपको अपने गाड़ी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सरकारी ऐप की बात करें यहाँ तो उत्तराखंड की बात करें तो अपनी सरकार उत्तराखंड ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस ऐप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और एम परिवहन यूज़ कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। एफआईआर अगर आप पुलिस में करना चाहते हैं, कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उत्तराखंड में इस उत्तराखंड पुलिस.uk.gov.in से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और लास्ट में आपका यहाँ पे कंबाइन है। कंबाइन में आप जब इस वेबसाइट में आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ हर स्टेट से रिलेटेड यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। आप स्टेट सेलेक्ट करके और उस स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा जो ई गवर्नेंस है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी नागरिकों को दी जा रही है वो इस कंबाइन वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में यहाँ पे जाना हमने कि ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसकी क्या उद्देश्य हैं, क्या लिमिटेशन है, और डिजिटल साक्षरता में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, कौन से इसके स्तंभ हैं, पिलर हैं, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इन सर्विसों का ज़रूर आप यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले ई गवर्नेंस का फ़ायदा हो, ताकि उनके पैसे की समय की भी बचत हो। तो अगेन ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।